हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा और आज हम बात कर रहे हैं आचार्य प्रशांत जी की स्त्री पुस्तक पार्ट 6 के 2 के बारे में, जो है गृहिणी होना बेहतर है या कामकाजी महिला। मैंने पार्ट 6(1) पहले अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 6(2) है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। वेदांत महिला को उसकी आवाज़ वापस लौटाता है। वेदांत महिला को महिला से ज़्यादा मनुष्य बनाता है। आ रही है बात समझ में। और तुर्रा ये है कि आज हम जिसको अपनी संस्कृति बोलते हैं और बार बार बोलते हैं कि हमें भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए, वो वास्तव में भारतीय संस्कृति है ही नहीं। वो तो आक्रांताओं की संस्कृति है जो कि आपके ऊपर थोप दी गई है। आपने उसे स्वीकार कर लिया और अब आप भ्रमवश उसको ही अपनी संस्कृति समझते हो और नारे लगाते हो कि मुझे तो महान भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। एक छोटा सा कोट्स है, वेदांत महिला को उसकी आवाज़ वापस लौटाता है। वेदांत महिला को महिला से ज़्यादा मनुष्य बनाता है। अब आगे, आप जिसको अपनी संस्कृति बोल रहे हो वो आपकी है ही नहीं। आपके वास्तव में अपनी मौलिक संस्कृति जाननी है तो पीछे जाइए, पुराणों से थोड़ा पीछे जाइए। पुराण सब ईसा काल के बाद के हैं और कुछ पुराण तो बिल्कुल अभी के हैं, सिर्फ कुछ 100 साल पहले के। आपको मौलिक रूप से अगर भारतीय महिला की स्थिति जाननी है तो ईसा पूर्व जाइए, बहुत बेहतर स्थिति पाएंगे आप। हो सकता है एकदम समानता पाएं, लेकिन फिर भी आज की दुर्दशा से बहुत बेहतर स्थिति पाएंगे। और रही सही कसर मनुस्मृति आदि ने पूरी कर दी। ये पुराण और स्मृति, ये दोनों मिलकर ने स्मृति साहित्य कहलाते हैं। इन्हें शास्त्र नहीं कहा जाता, ये साहित्य हैं। पुराण और स्मृति मिलकर के कहलाते हैं स्मृति साहित्य। शास्त्र माने सिर्फ श्रुति होता है, श्रुति माने वेद वेदांत। एक ये बड़ी भारी भूल हो गई है कि भारत में कि स्मृति को ही शास्त्र बोलना शुरू कर दिया है। तो पुराणों को शास्त्र बोल रहे हो, मनुस्मृति को शास्त्र बोल रहे हो, ये नहीं शास्त्र हो जाते भाई। शास्त्र माने सिर्फ वो जहाँ बात बस आत्मसम्मान की हो रही हो, अहम और आत्मा जिसके ये प्रतिपाद विषय हो, उसको शास्त्र बोलते हैं। जहाँ बात मिथ की है और समाज की है और सामाजिक नियमों की है, वो शास्त्र थोड़े ही कहलाएंगे। कि राजा को प्रजा का संचालन कैसे करना है, इसको शास्त्र थोड़े ही बोल सकते हैं। कि फलाना अपराध करने पर कैसी कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, ये शास्त्र थोड़े ही हो गया है। कई प्रकार की कहानियाँ जिनका अर्थ मात्र सांकेतिक हो सकता है, कथाएं, उनका संकलन शास्त्र थोड़े ही हो गया। श्रुति शास्त्र है और वेदांत महिलाओं को बहुत अच्छा मित्र है, क्योंकि वो कहता है कि देह से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप चेतना हो जो मुक्ति की अभिलाषी है, चेतना मात्र हो आप, मुक्ति चाहिए आपको। तो आपकी आयु क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका लिंग क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जाति क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब बातें देह की हैं, देह से हमें कोई लेना देना नहीं। वेदांत आपको चेतना मात्र के तौर पर देखता है और कहता है आपके जीवन का एक ही उद्देश्य है, मुक्ति। सब चेतनाएँ हैं, सबको मुक्ति चाहिए, बस समझ में आ रही है बात। गाड़ दीजिए खूंटा एकदम। प्रश्नकर्ता: आचार्य जी नमस्ते। आपसे जुड़ने के बाद मुझे लगा कि 2 गलतियां मेरी हुई हैं। इसमें मैंने शादी आसान जीवन के लिए की थी, गैर कामकाजी महिला से की, जीवन आसान रहेगा। और अभी ये पता लगता है कि हमारा जीवन बहुत मेहनत करने के लिए, सही से मेहनत करने के लिए है और निस्वार्थ निष्काम होकर के काम करने के लिए है। दूसरा, स्त्री हो या पुरुष, हमें इसके ऊपर जेंडर, लैंगिक भाव से परे होना है। वो भी आपने बताया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेदभाव और रिलेवेंट संगत में मुझे लगा कि जेंडर इनरिलेवेंट होना बड़ी बात है। हमें जेंडर इनरिलेवेंट होना, मैं आज भी यहाँ बैठी अपनी पत्नी से यही कह रहा था कि तुम काम कर रही हो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आज हो सकता है कि तुम डॉक्टर होती, अगर तुम पढ़ती, पहले कहीं से पढ़ाई में तुम्हारा रुझान होता, उस तरफ से बीकॉम किया है इन्होंने, लेकिन आगे और जाती, बीकॉम करके कुछ कर सकती थी, आगे और अच्छा हो सकता था, मेरे से भी अच्छी डॉक्टर हो सकती थी। तो आपसे सवाल पूछने से पहले हमारी ये बहस चल रही थी 2-3 से
मैं आपकी साइड में हूँ सर। आचार्य जी, मैं इनकी साइड में हूँ। महिलाओं की ओर इशारा करते हुए श्रोतागण हंसते हुए और मुझे प्रश्नकर्ता, और मुझे मालूम है कि आपकी साइड होने से भी ये बुरा नहीं मानेंगे इस बात को। आचार्य जी, देखिए, मैं तो महिलाओं की साइड रहता हूँ हमेशा। प्रश्नकर्ता, नहीं सर, मैं महिला और पुरुष नहीं देख रहा हूँ। आचार्य जी हंसते हुए, मैं एक चेतना की तरफ देख रहा हूँ। दोनों चेतना, दोनों बराबर हैं बिल्कुल। लेकिन सर, यहाँ मैं जोड़ूंगा कि हमारा जो समाज है जिसमें हम रह रहे हैं वो अभी उसके लिए परिपक्व नहीं है। इनका सवाल कहाँ से आया, इन्होंने वो नहीं बताया अभी तक। मैं बता देता हूँ। ये कई लोगों को जानती हैं जो स्वावलंबी हैं, काम कर रहे हैं, ऑफिस में पढ़ा रही हैं, स्कूल में उनकी सैलरी पता लगा कि उनके पति के खाते में जा रही है। वो 10 रुपये अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती। डॉक्टर हैं सर, मैं जानता हूँ कि जो डॉक्टर होने के बाद भी उनकी जो लाइफ है ना, इतनी गई गुजरी है। अपना ससुराल में पति के सामने किसी का कोई सहारा नहीं है। और एक नहीं सर, अनगिनत को हम जानते हैं। ये सवाल उनका वहाँ से उठा है। आचार्य जी, ठीक ठीक, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये एकदम बहुत संबंधित और इसमें प्रासंगिक पक्ष है। देखिए, मैंने बहुत बार बोला है, बाहर की स्वतंत्रता काम नहीं आती जब तक भीतरी स्वतंत्रता ना हो। आज बाहर की स्वतंत्रता के लिए आपको बहुत चीज़ें मिल गई हैं। सबसे पहले तो कानून आपके पक्ष में है। देश का जो सबसे बड़ा कानून, संविधान, वही महिलाओं के पक्ष में है। उसके बाद पिछले कई दशकों में एक के बाद एक कई कानून बनते गए जो महिलाओं को कई तरीकों से सुरक्षा भी देते हैं और मदद भी करते हैं। बाहर वो सब चीज़ें हैं आपके पक्ष में। शिक्षा आपके पक्ष में। आज कोई बच्चा अगर सच में शिक्षित है तो उसको ये भी सिखाया जाता है कि महिलाओं को बराबरी से देखो, सम्मान से। मीडिया आपके पक्ष में। पहले गुनाह बहुत सारे सिर्फ इसलिए छुप जाते थे क्योंकि कोई बोलने बताने वाला नहीं था। आज मीडिया है। मीडिया नहीं तो सोशल मीडिया है। कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है और कोई कुछ भी रिकॉर्ड करके डाल देता है तो वो बात सामने आ जाती है। तो बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिला के पक्ष में आज, लेकिन भीतर महिला अगर आज भी बंधक हो तो बाहर तो स्वतंत्रता मिली है, वो किसी काम की नहीं रहती, बल्कि बाहरी स्वतंत्रता का दुरुपयोग और हो जाता है। ये भी तो एक तथ्य है कि दहेज विरोधी और महिला उत्पीड़न विरोधी कानूनों का सहारा उठा करके बहुत सारी महिलाएं पुरुषों का एकदम फर्जी मुकदमे डालती हैं और उनका शोषण करती हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं। एक छोटा सा कोट्स है, बाहर की स्वतंत्रता काम नहीं आती जब तक भीतरी स्वतंत्रता ना हो। अब आगे ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बाहर तो आपको स्वतंत्रता का माहौल मिला, लेकिन भीतर से आप अभी भी गुलाम हो। कहीं देह के गुलाम हो, कहीं लोभ वगैरह के। वहीं जो 3 चीज़ें होती हैं, शरीर, समाज, संयोग, आप उसके अभी भी भीतर से गुलाम हो। तो बाहर की स्वतंत्रता या तो काम नहीं आएगी या फिर दुरुपयुक्त हो जाएगी। तो वो जो आप सारी बातें बोल रही हैं कि महिला हो वो खूब काम करती है लेकिन सारी तनख्वाह पति के खाते में जाती है, वो मसला है। बाहर तो मिल गई है आज़ादी काम करने की और अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन भीतर से वही पूरी तरह से गुलाम है। फिर भी कोई बात नहीं बनेगी, एकदम बात नहीं बनेगी। और ये हम बहुत सारी अग्रणी महिलाओं के साथ भी होते हुए देख चुके हैं कि लोगों ने कई बार, घर वाले होते हैं, पति होते हैं, अभिनेत्रियाँ होती हैं, उनका सारा पैसा उनके माँ बाप के खाते में जा रहा होता है। उनका जो करियर डिसीजन निर्णय है वो घर वाले ले रहे होते हैं। तो आप हो सकता है कि एक सामाजिक हस्ती भी बन गई हो, तब भी आप भीतर से भयानक गुलाम हो। तो मैं जो बातें बोला करता हूँ उनसे बोला करता हूँ ना, जो मेरे पास आते हैं माने वेदांत के पास आते हैं, तो मैं उनसे जो बातें बोलता हूँ वो इस अनुमान पर, इस आधार पर बोलता हूँ कि वेदांत के पास तो वो है ही, माने आंतरिक स्वतंत्रता तो उनका अब धीरे धीरे मिल ही रही है। तो मैं कहता हूँ कि अब आप बाहरी स्वतंत्रता भी लीजिए, लेकिन जिसके पास आंतरिक स्वतंत्रता नहीं है उसको बाहरी दे दो तो वो अपना ही नाश कर लेगी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जो भीतर से अभी गुलाम है उसको बाहर आप अधिकार दे दो तो बंदर के हाथ में तलवार समझ रहे हो। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। दोनों बाहर के जो हक मिलने थे अब वो मिल चुके, बहुत हक मिल गए। महिलाओं को पुरुष तो शिकायत करते हैं कि सारे हक महिलाओं को ही मिले हुए हैं कानून में, लेकिन भीतर से जो महिला की मुक्ति और तरक्की होनी चाहिए वो नहीं पाई है, वो होनी ज़रूरी है। और वो भी उन्हीं 2 तरीके से होगी जिसकी बात उपनिषद करते हैं। अविद्या भी चाहिए और विद्या भी चाहिए। ये दोनों जैसे जैसे स्त्री को मिलते जाएंगे वो भीतर से फिर स्वतंत्र होती जाएगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि भीतरी स्वतंत्रता बाहरी स्वतंत्रता से ज़्यादा मूल्य की होती है। जीवन में कोई ऐसी स्थिति आ भी सकती है कि बाहर आपको परतंत्र होना पड़े होता है, लेकिन आप
अगर आप भीतर से आज़ाद हैं तो वो समय फिर धीरे धीरे कट जाता है, लेकिन अगर आप बाहर जीवन भर आज़ाद रहें और भीतर गुलाम ही हैं तो सारा व्यर्थ गया। जीवन बहुत आवश्यकता है अध्यात्म की, महिलाओं को बहुत बहुत आवश्यकता है, नहीं तो ये सारा सशक्तिकरण का कार्यक्रम सब व्यर्थ है, उल्टा पड़ेगा। पुरुषों ने ताने कसने ही कर दिए हैं। वो कहते हैं महिला को आज़ादी दो तो वो उद्यमी उपद्रवी हो जाती है, नाश कर लेती है अपना भी और दुनिया का भी। ये खूब कहने लगे हैं पुरुष। अब पुरुषों को ये अधिकार मत दीजिए, ऐसा मत होने दीजिए। अध्यात्म बहुत ज़रूरी है और अध्यात्म से बहुत सारी महिलाएं बचती हैं, खासकर पढ़ी लिखी, क्योंकि उनमें ये धारणा डाल दी गई है कि धर्म ही उनकी बेड़ी है। हमारी जो कॉलेज की शिक्षा है ना, वो धर्म को महिलाओं की दुर्दशा का कारण बताती है। वो यही बताती है कि महिला इतनी परेशान दबी हुई इसलिए रही है क्योंकि धर्म ने उसको कर दिया। धर्म ने नहीं किया है, विकृत धर्म ने करा दिया है महिला का शोषण। विकृत धर्म ने करा, वास्तविक धर्म तो मुक्तिदाता होता है ना। एक छोटा सा कोट से, महिला का शोषण विकृत धर्म ने किया है, वास्तविक धर्म तो मुक्ति का दाता है ना। अब आगे, तो भीतरी मुक्ति के लिए अध्यात्म बहुत बहुत ज़रूरी है। उसको आप विजडम लिटरेचर बोल दीजिए, जो भी बोलना है आपको, शास्त्र बोलना है, अजीब सा लगता है, पुराने ढर्रे का लगता है तो आप विजडम लिटरेचर बोल दीजिए, बोध साहित्य बोल दीजिए, लेकिन वो चाहिए, वो सब महिलाओं को चाहिए। प्रश्नकर्ता, लेकिन सर मेरा अपना अवलोकन है, मैं कितने ही परिवारों को जानता हूँ कि जहाँ पर महिलाओं का शोषण हो रहा है उसमें महिला जिस पुरुष के साथ है उस पुरुष के परिवार वाले ज़्यादा अग्रणी रहते हैं महिला का शोषण करने में। तो शायद वही बात आती है फिर सभी के लिए, स्त्री और पुरुष जो भी, उनको भी चाहिए चेतना का उत्थान, क्योंकि वो शोषण कर रहे हैं वहाँ पर। आचार्य जी, आप यही कर रहे हैं कि ज़्यादा शोषण घर के पुरुषों द्वारा होता है। प्रश्नकर्ता, मतलब घर के पुरुष जो शोषण कर रहे हैं उनसे ज़्यादा उस घर की महिला करती है। आचार्य जी, देखिए ये जो पूरा पेट्रियार्कल सिस्टम है, पितृसत्ता, ये यूं ही नहीं चल रहा है। दुनिया की आधी आबादी तो महिलाओं को ही, अगर ये सिस्टम चला है तो इसलिए चला है क्योंकि इसमें महिलाओं का भी स्वार्थ है। तो पितृसत्तात्मक सत्ता का व्यवस्था का अर्थ ये नहीं होता कि उसमें बस जो पितृदेव हैं वही फ़ायदा उठा रहे हैं, उसमें मातृ देवी भी तो फ़ायदा उठा रही हैं और मातृ देवी ने ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। इसलिए तो पेट्रियार्की को आगे बढ़ाने में सबसे आगे तो महिलाएं ही हैं। आप अक्सर पाओगे कि महिलाओं की मुक्ति के लिए पुरुष ही ज़्यादा संघर्ष करता है और महिला को रोकने में महिला का ज़्यादा हाथ रहता है। अपवाद है बिल्कुल कोई, इसमें मैं नियम नहीं बता रहा हूँ। तर्क मत करने लगिएगा तो जब तक महिला नहीं देखेगी कि इसमें जो अपना स्वार्थ देख रही है उसमें हानि है, तब तक वो यही कहेगी कि जब जो व्यवस्था चल रही है अच्छी ही चलने दो। इसी सिस्टम को, इस व्यवस्था में उसको सुरक्षा मिलती है ना, वो घर की देवी बन जाती है ना। आगे का बाहर का जितना काम है धूल धक्कड़ का, वो कौन करेगा? पुरुष करेगा। युद्ध लड़ने की जिम्मेदारी किसकी होगी? पुरुष की। गटर में उतरने की जिम्मेदारी किसकी? दुनिया के खतरे के सारे काम करने की जिम्मेदारी किसकी? मैं महिला की दृष्टि से, जो स्वार्थी महिला है उसकी दृष्टि से बोल रहा हूँ। वो कहती है कि बाहर के सारे झंझट से पुरुष को उठाने दो ना, घर में है, घर का काम कर देते हैं तो घर में सुकून भी तो है, धूप भी नहीं है, धूल भी नहीं है। मुझे मालूम है ये तर्क ठीक नहीं है, मैं ये तर्क नहीं बता रहा हूँ कि बहुत बढ़िया तर्क है, मैं बता रहा हूँ कि तर्क दिया गया है महिलाओं की ओर से। अज्ञान में, दुनिया में मनुष्य को जीने के लिए बहुत सारे खतरनाक काम करने पड़ते हैं, मेहनत के काम करने पड़ते हैं। महिलाएं उन सब कामों से बची रही हैं। पेट्रियार्की में तो ये स्वार्थ है महिला का। पेट्रियार्की में मैं कह रहा हूँ ये स्वार्थ गलत है। आप बाहर के काम से बच गए हो, लेकिन फिर आप अपनी चेतना के उत्थान से भी बच गए हो, क्योंकि जो बाहर निकलकर संघर्ष करेगा उसी का व्यक्तित्व बाहर से और भीतर से चमकेगा। जो घर में रहेगा वो भी संघर्ष करता है, पर वो सीमित संघर्ष है। देखो, आप इस बात को मान लो, बार बार ये तर्क दोगे कि नहीं घर में हम बराबर संघर्ष करते हैं, तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। आपसे बहुतों को यह तर्क रहता है कि तुम्हें क्या पता घर में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो मुझे फिर कहना ही नहीं होता। कभी सड़क बनते हुए देखी है
अब आप बोलोगे कि मैं रसोई में आज झेलती हूँ और जो सड़क पर वो मज़दूर आज झेल रहे हैं तो वो एक बराबर है, तो मैं तो नहीं मानूंगा। आपकी बात देखा है वहाँ कितनी ज़बरदस्त वो आग जल रही है, तो आप बोलो मेरी कढ़ाई की आग और वो बराबर है। तो अब वो आग अगर पुरुष झेलेगा तो लाभ भी पुरुष ही उठाएगा ना। सेनाओं में अगर पुरुष ही आगे हैं, जान पुरुष दे रहे हैं, तो सत्ता फिर पुरुष के ही हाथ में होगी। पुरुष कहेगा देश को तो मैं ही बचा कर रखता हूँ, तो सत्ता भी मेरे हाथ में होनी चाहिए। देश की वो गोली खाता है, वो जान देता है। भाई मजाक थोड़े ही है, चीथड़े उड़ते हैं उसके। गंदा और ख़तरनाक दोनों ये काम हैं जो मैनहोल में, गटर में, सीवेज में उतरना पड़ता है और सफाई करनी पड़ती है और समाज के लिए बड़ी ज़रूरी काम भी है। पश्चिम में तो मशीनें कर देती हैं, भारत में अभी भी मनुष्य करता है। मैंने तो नहीं देखा कोई स्त्री ये काम कर रही। मैं चाहता भी नहीं कि कोई स्त्री ये करे। मैं नहीं चाहता पुरुष भी ये काम करे। मैं चाहता हूँ विकास इतना हो जाए कि ये काम मशीन करे। पर मैं एक बात आपके सामने रख रहा हूँ, जब वो काम पुरुष करता है ना, तो फिर उस काम के नाते पुरुष को बहुत सारे अधिकार भी मिल जाते हैं। हल कौन चला रहा है? अब नहीं हल चलता, अब तो ट्रैक्टर है। फिर भी तो फिर उपज पर उसको अधिकार भी मिल जाता है। यही सब देखकर बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि जो सिस्टम चल रहा है वो बढ़िया है। सारे मेहनत की और खतरे के काम अधिकांशतः किसको करने दो? पुरुष को करने दो। फिर वो घर में बेबी बन जाती है और बेबी बनने पर सुरक्षा दृष्टि से तो ठीक है, पर विकास की दृष्टि से बहुत गलत है। बेबी का कभी विकास नहीं हो पाता, बेबी ही रहती है ज़िंदगी भर। 80 साल की बेबी। ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, तोड़िए इस व्यवस्था को ना। स्त्री के लिए अच्छी है ना, पुरुष के लिए अच्छी है। और ये व्यवस्था तब तक नहीं टूटेगी जब तक देह भाव रहेगा। इसलिए अध्यात्म आवश्यक है, वो आपको देह भाव से मुक्त करता है। ये पार्ट 6 कंप्लीट हुआ। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हुए। मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज है आप सभी के लिए, वो है शायद सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हमें खुद को किसी एक पहचान में बांधना है, गृहिणी या कामकाजी। लेकिन सच्चाई ये है कि एक महिला की असली पहचान इन नामों से कहीं बड़ी होती है। वो सिर्फ क्या करती है से नहीं, बल्कि क्यों करती है से तय होती है। अगर आपका फैसला डर, दबाव या तुलना से आ रहा है तो आप घर संभालें या बाहर काम करें, कहीं ना कहीं आप खुद से दूर हो रही हैं। और जो धारणाएं सदियों से चली आ रही हैं कि महिला को कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, अब समय है उन्हें समझने का, सवाल करने का और ज़रूरत पड़े तो उन्हें तोड़ने का। क्योंकि असली ताकत, बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप दूसरों की बनाई सीमाओं से बाहर निकलकर खुद का रास्ता चुनती हैं। इसलिए खुद को किसी एक दायरे में मत बांधिए, खुद को समझिए, स्वीकार कीजिए और बनिए जो आप सच में बनना चाहती हैं। ये पार्ट कंप्लीट हुआ और ये मेरा छोटा सा मैसेज था आप सबके लिए। अगर वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं हूँ पूजा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।